नमस्कार साथियों, कोटा ऑनलाइन क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। मित्रों, आज हम लोग जो है हिंदी साहित्य की शिक्षण विधियों को शुरू कर रहे हैं। अब ये हिंदी की जो शिक्षण विधियां हैं, ये आपके 3rd ग्रेड में, ये आपके 2nd ग्रेड में और 1st ग्रेड में जहाँ पर भी शिक्षण विधियां आती है, वहाँ पर मित्रों मैं आपको बता दूँ, इनसे बाहर कुछ नहीं जाएगा। मतलब 2nd ग्रेड में और 3rd ग्रेड में तो ये मान लीजिए कि ये आपके लिए ये वीडियो रामबाण साबित होंगे। तो इसलिए साथियों, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए और मित्रों यही कहूँगा कि अगर हो सके तो वीडियो को ज़रूर शेयर करना, और पहली बार अगर आप आते हो तो निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। ठीक है साथियों, आपके लिए मैं बहुत प्रयास करता हूँ और प्रयास करता रहूँगा। मैंने कहा है कि आने वाली भर्तियाँ जितनी भी है, उन सभी के कोर्स जो हिंदी से रिलेटेड है, 1st ग्रेड है, 2nd ग्रेड है, 3rd ग्रेड है, यहाँ पर मैं पूरा कोर्स आपको इन मेरे ही नोट्स के माध्यम से आपको करवाऊँगा 100%। कहीं भी भटकने की आपको ज़रूरत नहीं है, इनसे बाहर कुछ भी नहीं आएगा, ये मैं वादा करता हूँ साथियों आपसे। बहुत मैटर दिया है और यही हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मैटर हमारे पास आए, अच्छे से अच्छा मैटर हमारे पास आए, यही हम चाहते हैं। तो ये मैटर आपके लिए बहुत लाभदायक रहेगा साथियों। मुझे विश्वास है कि आप लोग ज़रूर सपोर्ट करोगे। और मित्रों, अगर नोट्स आपको मंगाने हैं तो मैं आपको बता दूंगा लास्ट में कौन से नोट्स आपको मंगवाने। चलिए मित्रों, हम बात करते हैं यहाँ पर। बहुत तगड़े नोट्स हैं साथियों, बहुत ज़बरदस्त नोट्स हैं, आपको बहुत फ़ायदा होगा इनसे। देखो, सबसे पहले भाषा का स्वरूप, उसकी प्रकृति और विशेषता के बारे में बात करेंगे। तो भाषा का स्वरूप, प्रकृति और विशेषता, अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग परिभाषाएं दी है। तो जिस विद्वान की परिभाषा इम्पोर्टेंस रखती है उसको मैं ज़रूर बताऊंगा आपको। देखो, सबसे पहले भाषा की परिभाषा में डेफिनेशन ऑफ लैंग्वेज, सबसे पहले जो परिभाषा दी है डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार। साथियों, इन्हीं चीज़ों को मैं आपको लिखवाता, जिससे टाइम ही ख़राब होता है। मैं तो नहीं मानता इस चीज़ों, क्योंकि लिखवाने से, देखो, पीडीएफ से आप आराम से ज़्यादा से ज़्यादा मैटर पढ़ सकते हो। लोग कहते हैं अरे सर पीडीएफ वो और ये, अरे भैया इसमें ज़्यादा मैटर आपके पास आ रहा है ना, ये तो समझो आप। पर ये नहीं समझना साहब, लिखवाओ साहब आप। ये पता नहीं क्यों स्टूडेंट ऐसा सोचता है, मेरे समझ में नहीं आता। डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार क्या परिभाषा है? अपने व्यापक अर्थ में भाषा के अंतर्गत विचारों और भावों को सूचित करने वाले वे सारे संकेत आते हैं। क्या बोला उन्होंने? अपने व्यापक अर्थ में भाषा के अंतर्गत विचारों और भावों को सूचित करने वाले वे सारे संकेत आते हैं जो देखे और सुने जा सकते हैं तथा इच्छा अनुसार उत्पन्न एवं दोहराए जा सकते हैं। तो इन्होंने कहा है कि भाषा एक व्यापक अर्थ को लेकर के चलती है और उसके अंतर्गत वे सारे ही जैसे विचार, भाव आदि को सूचित करने वाले संकेत आ जाते हैं, और जिन्हें हम लोग देख सकते हैं, सुन सकते हैं और इच्छा के अनुसार उन्हें उत्पन्न कर सकते हैं, दोहरा सकते हैं। ये सारी बातें डॉक्टर श्याम सुंदर दास के अनुसार कही गई है। अब साथियों, इन परिभाषाओं को कैसे याद रखा जाए, ये सबसे बढ़िया ट्रिक क्या है? जैसे श्याम सुंदर दास के अनुसार, तो यहाँ पर कुछ ऐसी बात पकड़ लो, अपने व्यापक अर्थ में भाषा के अंतर्गत विचार और भावों को सूचित करने वाले वे सारे संकेत आते हैं। तो अपने व्यापक अर्थ में, ये आपने पकड़ लिया साहब यहाँ पर, अपने व्यापक अर्थ में। तो अपने व्यापक अर्थ वाली बात कौन करता है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास। बस इस तरह से आप लोग जो है एक पॉइंट पकड़ लो, पूरी परिभाषा को रटने की आवश्यकता नहीं है। अपने व्यापक अर्थ की बात कौन करता है? डॉक्टर श्याम सुंदर दास करता है, वो ही परिभाषा यार, क्यों टेंशन लेते हो? ठीक है साथियों, अगर अच्छा लगे तो कमेंट जरूर करना यार, है ना। आगे बात करते हैं डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के अनुसार। अब डॉक्टर बाबूराम सक्सेना क्या कहते हैं? जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है। अब यहाँ पर याद रख लो, मनुष्य परस्पर विचार विनिमय की बात किसने कही? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के द्वारा।
तो अपने व्यापक अर्थ के बाद परिभाषा में किसने कही? डॉक्टर श्याम सुंदर दास के द्वारा। इसके बाद में जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उसको समष्टि रूप से क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। तो ये कहने वाले कौन थे? बाबू राम सक्सेना। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, वीआईपी परिभाषा है भाई, इसको ध्यान रखना, ठीक है ना। तो बाबूराम सक्सेना जी ने क्या कहा? वे या तो वे ध्वनि चिन्ह या जिन ध्वनि चिन्हों द्वारा मनुष्य क्या करता है? परस्पर विचारों का विनिमय करता है, आदान प्रदान करता है, उसको समष्टि रूप में हम लोग भाषा कहते हैं। तो विचारों का आदान प्रदान करना, विचारों का विनिमय करना वाली बात किसने कही? डॉक्टर बाबूराम सक्सेना के द्वारा कही गई है। स्वीट महोदय की परिभाषा हजारों बार पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है, इसको तो आप 100% याद करना भाई। स्वीट के अनुसार क्या है? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही भाषा है। इसको तो ऐसे कैसे याद रख लेना, ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही क्या है? भाषा है। किसने कहा? स्वीट महोदय ने कहा है ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही क्या है? भाषा है। आगे बात करते हैं जैसपर्सन के अनुसार क्या है? मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपना विचार प्रकट करता है। देखो इन्होंने क्या कहा? ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचारों का प्रकटीकरण ही क्या है? भाषा है। और इन्होंने क्या कहा कि मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा अपने विचार को प्रकट करता है। तो ये कहने वाले कौन है? जैसपर्न है। मानव मस्तिष्क वस्तुतः विचार प्रकट करने के लिए ऐसे शब्दों का निरंतर प्रयोग करता है। इस प्रकार के कार्यकलाप को ही भाषा की संज्ञा दी जाती है। वैसे ये नहीं पूछा जाता, अगर पेपर को ही हार्ड बना दिया जाए तो फिर पूछा जा सकता है, कोई दो राय नहीं है। तो मनुष्य ध्वन्यात्मक शब्दों द्वारा विचार प्रकट करता है, इसका वहाँ प्रकटीकरण है, प्रकटीकरण ही भाषा है, यहाँ विचार प्रकट करता है। बस इतना सा याद रखना, जैसपर्न ने ऐसा कहा है। मेरे हिसाब से कोई दो राय नहीं है। आगे बात करेंगे यहाँ पर वांद्रीय। क्या बात करते हैं? वांद्रीय। साथियों, मैटर ज़्यादा होने से फ़ायदा ही है, नुकसान नहीं है। मैं फिर बता दूं, नहीं मिलता है ऐसा सहेजा हुआ मैटर, बिल्कुल भी नहीं मिलता है। तो आप पढ़िए, विश्वास कीजिए, जुड़िए। आपको मैं गारंटी देता हूँ साथियों, विश्वास के साथ आप पढ़ोगे। और लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। पहली बार देखते हो तो सब्सक्राइब कर लेना। बस यही बोलता हूँ साथियों। वांद्रीय के अनुसार, अब वांद्रीय ने क्या कहा? भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। अब इस पॉइंट को पकड़ लो, भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। किसने कहा? वांद्रीय ने कहा। होगी परिभाषा याद। भाषा एक प्रकार का चिन्ह है, कहने वाले कौन है? वांद्रीय हैं साहब। पूरी परिभाषा को रटने की कहाँ जरूरत है, इस तरह से याद किया करो ना, ठीक है। भाषा एक प्रकार का चिन्ह है। चिन्ह से तात्पर्य उन प्रतीकों से है जिसके द्वारा मनुष्य अपना विचार दूसरों पर प्रकट करता है। यहाँ पर चिन्ह का मतलब है अपने विचार को दूसरों को प्रकट करता है, वो बात कही गई है। किसने कही है? वांद्रे ने कही है। ये प्रतीक भी कई प्रकार के होते हैं, जैसे नत्र ग्राह्य, श्रोत ग्राह्य, स्पर्श ग्राह्य। वस्तुतः भाषा की दृष्टि से स्रोत ग्राह्य प्रतीक सर्वश्रेष्ठ होता है। तो प्रतीक चिन्ह भी ये साथियों अलग अलग होते हैं। तो यहाँ 3 बताए हैं, तो याद हो जाएगा। तो वांद्रे जी परिभाषा देते हैं और क्या कहते हैं? भाषा एक प्रकार का प्रतीक चिन्ह है। भाषा एक प्रकार का प्रतीक चिन्ह है। बस याद हो गई, वांद्रे जी ने भाषा की परिभाषा दे दी साहब। अब अगली बात आती है सुकुमार सेन के अनुसार। अब सुकुमार सेन साहब क्या कहते हैं? देखो, भाषा अर्थपूर्ण कटीली ध्वनियों का समुच्चय है। अब इसको तो याद हम वैसे रख सकते हैं, जब बार बार दोहरान करेंगे, बार बार दोहरान करेंगे तो ये चीज़ें ऑटोमेटिक याद हो जाती है। भाषा अर्थपूर्ण कटीली ध्वनि। अब कटीली ध्वनियों की बात याद रख लो। कटीली ध्वनियों की बात किसने कही भैया? सुकुमार सेन साहब ने कही है। कटीली, वहाँ तो सुकुमार है लेकिन फिर भी कटीली बात करते हैं, तो याद हो जाएगी ना इस तरह से। आगे क्रॉन्चे के अनुसार, वेरी इंपॉर्टेंट, ये वीआईपी परिभाषा है। तो क्रॉन्चे साहब क्या कहते हैं? भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से
उच्चरित एवं सीमित ध्वनियों का संगठन है। भाषा अभिव्यक्ति की दृष्टि से उच्चरित और सीमित की बात करने वाले कौन थे? क्रौंचे थे। ठीक है, अब ये परिभाषा बहुत बार पूछी गई है। इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में भाषा की परिभाषा निम्न प्रकार से दी गई है। अब क्या परिभाषा दी गई है? भाषा यादृच्छिक मौखिक प्रतीकों की। अब जहां पर भी यह बात आ जाए, भाषा यादृच्छिक की बात अगर आ जाए साथियों, तो उसे आसानी से आप लोग ध्यान रख लेना। तो भाषा यादृच्छिक, तो ये इंसाइक्लोपीडिया ने कहा है, भाषा यादृच्छिक मौखिक प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा मनुष्य समाज एवं संस्कृति के सदस्य होने के नाते परस्पर विचारों एवं कार्यों का आदान प्रदान करते हैं। इस परिभाषा में भाषा की प्रकृति, उसकी उपयोगिता का भी समावेश हो जाता है। बहुत तगड़ी बात है, तो यहां से याद रह जाएगी। भाषा और यादृच्छिक मौखिक प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा यादृच्छिक और मौखिक प्रतीकों की ही व्यवस्था है, इंसाइक्लोपीडिया ने ऐसा कहा है। आगे बात करते हैं साथियों, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी। वारे वाह, डॉक्टर भोलानाथ तिवारी तो क्या कहते हैं? जबरदस्त बात कहते हैं। भाषा में अंतर्भूत सभी लक्षणों का ध्यान रखते हुए निम्नांकित परिभाषा प्रस्तुत की जाती है। अब भोलानाथ जी क्या कहते हैं? भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्चित व सार्थक ध्वनि समिष्टि है जिसका विश्लेषण और अध्ययन हो सकता है। तो भोलानाथ जी ने तो बहुत कठिन परिभाषा दी है, वैसे ये आती नहीं है, लेकिन याद रख लेना, भाषा निश्चित प्रयत्न के फलस्वरूप मनुष्य के मुख से निश्चित व सार्थक ध्वनि समष्टि है। निश्चित और सार्थक ध्वनि समष्टि है, भोलानाथ जी ने ऐसी बात कही है। ठीक है, अध्ययन हो सकता है। अब यहाँ पर सबसे पहली बात तो ये आती है, देखो अब यहाँ पर सबसे मुख्य बात क्या है जो याद आपको रखनी है। एक तो ये बहुत बार पूछा जाता है, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है। एक तो इसको याद रखना है, भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई है, याद रख लेना। भाषा शब्द एक स्त्रीलिंग का बोधक है। आगे याद रखेंगे, भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम अपने भावों और विचारों को दूसरों पर प्रकट करते हैं और दूसरों के अथवा विचारों को समझते हैं, अर्थात विचार विनिमय के वाचिक साधन को ही भाषा कहते हैं। कुल मिला के बात यह है, दूसरों को हम लोग अपने विचारों को प्रकट करते हैं, वही भाषा है। और साथियों यहाँ पर एक ही बात है, विचारों का आदान प्रदान करने के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वही भाषा है, विचार विनिमय के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है वही भाषा है। तो इस तरह से घबराने की कोई बात यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर मनुष्य अपने भाव या विचार तीन प्रकार से प्रकट करता है। एक तो है बोलकर, एक है लिखकर और एक है संकेतों के द्वारा। मनुष्य अपने विचार तीन प्रकार से प्रकट करता है, बोलकर, लिखकर और संकेतों के माध्यम से। ठीक है, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अब बोलकर के वाले बात हम लोग यहाँ पर करते हैं साहब। अब बोलकर मतलब बोलकर क्या करोगे आप लोग? ये सिंपल सी बात है। बोलकर, जब वक्ता बोलकर अपने विचारों को व्यक्त करता है और श्रोता उसे कानों से सुनकर समझता है, भाषा का ये रूप मौखिक कहलाता है। बोलकर करेंगे तो भाषा का ये रूप क्या कहलाएगा? मौखिक कहलाएगा। सिंपल बात है, जैसे भाषण देना, वार्तालाप के द्वारा विचार प्रकट करना, सिंपल बात है ना। अब आगे देखो, दूसरी बात आती है लिख कर। अब यहाँ पर लिख कर के बात आ रही है, तो लिख करके अगर बताएंगे तो वो लिखित भाषा कहलाएगी। विचारों और भावों को जब लिखकर प्रकट किया जाता है तो वो भाषा लिखित रूप कहलाती है। सिंपल सी बात है। इसमें क्या क्या आ सकते हैं? पत्र लेखन, निबंध लेखन, पुस्तकें, पत्र पत्रिकाओं से लेख द्वारा विचार प्रकट करना, वो लिखित भाषा कहलाती है। एक होती है सांकेतिक भाषा। जब हम अपने भाव या विचार संकेतों के द्वारा प्रकट करते हैं तो उसे सांकेतिक रूप में भाषा कहते हैं। जैसे सिर हिलाना, झंडी दिखाना, बुलाने या नहीं बुलाने के लिए हाथ का संकेत करना, आंखों ही आंखों में बातें करना, ये सभी क्या है? सांकेतिक भाषा में आते हैं। अब बात आती है बोली। बोली क्या होती है साथियों? भाषा की बात तो हमने कर ली, अब बोली की बात करेंगे। देखो,
भाषा व क्षेत्रीय रूप बोली कहलाता है। भाषा का जो क्षेत्रीय रूप होता है एक सीमित जगह या सीमित क्षेत्र में होता है, उसको बोली कहते हैं। भाषा के अंतर्गत कई बोलियां होती हैं। बोली का क्षेत्र अपेक्षाकृत छोटा होता है और भाषा का क्षेत्र बड़ा होता है। जैसे हिंदी के अंतर्गत खड़ी बोली, ब्रज, अवधी, भोजपुरी आदि बोलियां आती है साथियों। तो यहाँ तक आपको कोई समस्या नहीं है। अब आगे बात करेंगे लिपि की बात। तो लिपि में क्या होता है? अब लिपि में क्या होता है, देखो, भाषा के लिखित रूप के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उन्हें लिपि कहते हैं। भाषा को लिखने के लिए जिन ध्वनि चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे हिंदी, संस्कृत, मराठी, नेपाली, कोंकणी आदि भाषाओं को हम लोग जो है देवनागरी लिपि में लिखते हैं। तो इसको याद रखना भाई, ये सबसे मुख्य बात है। इसे हम किस लिपि में रखते हैं? देवनागरी लिपि में रखते हैं भाई, याद रखना इस बात को। कौन सी लिपि? अब कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी है, संस्कृत है, इसके बाद में मराठी है, नेपाली है, कोंकणी है। तो इस प्रकार से 4-5 भाषाएं मैंने आपको बता दी है जिनकी जो लिपि है वो देवनागरी है। अब यहाँ पर देखो, ब्राह्मी लिपि को हम लोग जो है बाएं से दाएं लिखते हैं। कहाँ पर? भारत में। ब्राह्मी लिपि ब आ रहा है, मतलब बाएं से दाएं लिखते हैं। तो यहाँ से ब से इसको याद रख लो, ब्राह्मी लिपि बाएं से दाएं और भारत में। अब खरोष्टी लिपि की बात करेंगे, दाएं से बाएं, बाहर से आई थी ये लिपि। खरोष्टी लिपि को हम कैसे लिखेंगे? दाएं से बाएं। देवनागरी लिपि मिश्रित रूप है। चित्राक्षरी लिपि चित्र प्रधान है। विशेष रूप से क्या बात बताई गई है? हिंदी और संस्कृत भाषा की लिपि देवनागरी है, जिसे अर्धमागधी के नाम से भी जाना जाता है। याद रखना, हिंदी और संस्कृत भाषा की जो लिपि है वो देवनागरी है और उसे हम लोग अर्धमागधी के नाम से भी जानते हैं। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई समस्या आपको नहीं होगी। और भी लिपियाँ हैं, पंजाबी की गुरुमुखी, जर्मन की रोमन, अंग्रेजी की फ्रेंच और उर्दू अरबी की पारसी। अंग्रेजी की भी रोमनी होती है, ठीक है ना। अंग्रेजी भी कौन सी होती है? रोमनी लिपि होती है। आगे बात करते हैं। अब यहाँ पर देखो, आगे सामान्य दृष्टि से साथियों बहुत मैटर दिया है, बहुत मैटर दिया है। मज़ा आ जाएगा आपको अगर आपने इनको पढ़ लिया तो एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। सामान्य दृष्टि से भाषा वह साधन है जिसके द्वारा एक प्राणी दूसरे प्राणी पर अपने विचार, भाव या इच्छा प्रकट करता है। इस दृष्टि से भाव अभिव्यक्ति के समस्त साधन आंगिक या इंगित भाषा, जैसे हाथ या सिर द्वारा संकेत, भूविकार या भाव व्यंजक मुख मुद्राएं, चिन्ह भाषा जैसे स्काउटों, सैनिकों या नाविकों द्वारा झंडों के संकेत आदि भाषा के अंतर्गत आ सकते हैं। यही नहीं, पशु पक्षी की ध्वनियाँ भी भाषा मानी जा सकती है। पक्षी भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न प्रकार की ध्वनियाँ करते हैं और उनका समुदाय इन ध्वनि संकेतों को समझ लेता है। आहार, मैथुन, युत्सा, संतान रक्षा, युत संपर्क आदि के लिए पशुओं को ध्वनि संकेतों का प्रयोग करते हुए देखा जाता है। प्रसिद्ध आखेट जिम कार्बेट ने लिखा है कि प्रत्येक जाति के पशुओं की अपनी भाषा होती है। इस भाषा को अन्य जातियों के पशु भी समझ लेते हैं और जंगल में रहकर मनुष्य भी पशुओं के ध्वनि संकेतों के सहारे उनकी गतिविधियों का पता लगा सकते हैं। तो भाषा की इतनी सारी बातें हमें यहाँ पर समझाई गई है साथियों। ये पढ़ने वाली बातें हैं, ज़्यादा याद करने वाली कोई इसमें बात नहीं है। देखो आगे, बहुत सिंपल सी बात है। उपयुक्त संकेतों को हम भाषा कह सकते हैं एवं भाव अभिव्यक्ति की दृष्टि से वे साधन अत्यंत अपूर्ण और अस्पष्ट सिद्ध होते हैं, अतः इन्हें भाषा की संज्ञा नहीं दी जाती। मनुष्य अपने भावों को, विचारों को एवं अनुभूतियों को भली भांति केवल ध्वनि संकेतों के माध्यम से ही प्रकट कर सकता है। अतः मनुष्य के ध्वनि अवयवों से निश्रित ध्वनियाँ ही भाषा के अंतर्गत आती है। इतना ही नहीं बल्कि ये ध्वनियाँ सार्थक होनी चाहिए जिससे उनका विश्लेषण और अध्ययन हो सके। निरर्थक ध्वनियाँ भाषा के अंतर्गत नहीं आती है, समझ लेना बात को। यहाँ तक कि शोक, विस्मय और हर्ष व्यंजक सांवेगिक ध्वनियाँ भी भाषा की दृष्टि से विचार नहीं किया जाता। इस दृष्टि से कुछ भाषाविदों द्वारा प्रस्तुत भाषा की परिभाषाएं हमें यहाँ पर नीचे दी गई है या लिखी जा सकती है। ठीक है साथियों, तो मित्रों मैं आपको बता देता हूँ बहुत सारी परिभाषाएं हमने ऊपर देखी है और पढ़ी भी है। अब बात करते हैं यहाँ पर
भाषा की प्रकृति के बारे में। तो भाषा की प्रकृति हमें क्या बताती है? देखो, नेचर ऑफ लैंग्वेज, भाषा की प्रकृति। ब्लॉक तथा ट्रेगर ने भाषा की प्रकृति की दृष्टि से भाषा की जो परिभाषा प्रस्तुत की है वो बहुत कुछ इंसाइक्लोपीडिया ब्रिटेनिका में दी गई परिभाषा के ही समान है। इस परिभाषा से अब क्या परिभाषा दी है यहाँ पर देखो, भाषा के प्रकृति संबंधी विशेषताएं स्वतः स्पष्ट हो जाती है। भाषा की जो प्रकृति है वो संबंधी विशेषताएं स्वतः स्पष्ट हो जाती है। उनके अनुसार भाषा यादृच्छिक मौखिक प्रतीकों की व्यवस्था है। ये उन्होंने इंसाइक्लोपीडिया की तरह ही है भैया। भाषा यादृच्छिक मौखिक प्रतीकों की व्यवस्था है जिसके द्वारा उस भाषाई समुदाय के लोग परस्पर विचारों का आदान प्रदान एवं सहयोग करते हैं। तो इंसाइक्लोपीडिया की तरह ही है। ब्लॉक और ट्रेगर ने भाषा की प्रकृति, भाषा की जो परिभाषा प्रस्तुत की है ब्लॉक और ट्रेगर ने, वो इंसाइक्लोपीडिया की तरह ही है। अब भाषा, इस भाषा में भाषा संबंधी 5 बातें हमें बताई जाती है। सबसे पहले भाषा एक व्यवस्था है। भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है। ये प्रतीक मौखिक अथवा वाचिक हो सकते हैं। ये प्रतीक यादृच्छिक है और भाषा परस्पर विचार विनिमय और सामाजिक क्रियाकलाप का एक साधन है। तो ये भाषा के लिए हमें 5 बातें याद रखनी है। भाषा क्या है? भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है। भाषा जो है वो प्रतीक जो है मौखिक और वाचिक यानी कि लिखित या मौखिक हो सकते हैं। मतलब वाचिक और मौखिक दोनों एक ही बात है। ये प्रतीक जो है यादृच्छिक हैं, देखे जा सकते हैं। भाषा परस्पर विचार विनिमय या सामाजिक क्रियाकलाप का एक साधन भी है। तो ये भाषा के बारे में हमें 5 बातें बताई गई है जो हमें ध्यान रखनी है साथियों। आगे बात करते हैं। यहाँ पर बहुत तगड़े नोट्स हैं भाई, बहुत तगड़े। इनसे बाहर कहीं नहीं जाएगा कुछ भी, ठीक है ना। इन 5 बातों में प्रथम 4 संबंध भाषा की रचना उसमें अंतर्भूत तत्वों से हैं और 5वीं बात का जो संबंध है वो भाषा की व्यवहारिक उपयोगिता और उसके महत्व से हैं। भाषा शिक्षण की दृष्टि से इन पर पृथक पृथक विचार कर लेना अधिक समीचीन है। भाषा एक व्यवस्था है। अब इसके बारे में हम थोड़ी सी जानकारी लेते हैं कि भाषा एक व्यवस्था कैसे है, उसको समझिए। भाषा एक व्यवस्था है कैसे? सुनो, किसी भी भाषा के स्वरूप पर विचार करने से स्पष्ट हो जाता है कि भाषा एक व्यवस्था है, वह एक संगठन है। अपनी प्रारंभिक अवस्था में भाषा अपेक्षाकृत कुछ अव्यवस्थित रही होगी, किंतु उत्तरोत्तर धीरे धीरे विकास करती हुई वह अधिकाधिक व्यवस्थित और नियमित होती जा रही है। फिर आगे है, भाषा के विधायक तत्वों अथवा उसके विविध अवयवों पर दृष्टिपात करने से स्पष्ट हो जाता है कि भाषा एक व्यवस्था है। आगे, वह कर्म उच्चारित विभिन्न ध्वनियों की श्रृंखलाबद्ध रचना है। भाषा की इस प्रकृति को हम संक्षेप में इस प्रकार से समझ सकते हैं। देखो कैसे समझ सकते हैं हम लोग, संक्षेप में इस प्रकार से इसको हम लोग समझ सकते हैं। यहाँ पर बताया गया है, आसानी से धीरे धीरे समझिए साथियों। सबसे नंबर 1, भाषा का मूल तत्व क्या है? ध्वनि है। याद रखना, भाषा का मूल तत्व क्या है? ध्वनि है। प्रत्येक भाषा में कुछ मूल ध्वनियाँ मान्य हैं और उन ध्वनियों की भी एक मान्य व्यवस्था है। जैसे स्वर, व्यंजन, संयुक्त स्वर और व्यंजन ध्वनियों के उच्चरित एवं लिखित रूप आदि होते हैं। फिर दूसरी बात इन्होंने कहा है, भाषा एक व्यवस्था है। क्या क्या व्यवस्था भाषा में दी गई है उन चीज़ों को हम लोग पढ़ रहे हैं, किंतु ये ध्वनियाँ ही भाषा नहीं है। पृथक पृथक ध्वनि का कोई अर्थ नहीं। कुछ ध्वनियाँ मिलकर जब शब्द का निर्माण करती है तब वे सार्थक सिद्ध होती है, क्योंकि शब्द को किसी वस्तु, भाव या विचार का प्रतीक होता है। फिर शब्द के रूप, रचना, अर्थ एवं प्रयोग की भी एक व्यवस्था बन जाती है। इस तरह से धीरे धीरे पहले ये आया, फिर ये, पहले स्वर व्यंजन आदि आए, फिर शब्द आया। इस तरह से धीरे धीरे भाषा बनी साथियों। फिर बताया गया है, किंतु एकाकी शब्द से भी हमारा आज से नहीं प्रकट होता और स्पष्ट अभिव्यक्ति के लिए अनेक शब्दों को मिलाकर वाक्य का निर्माण करना होता है। प्रत्येक भाषा में वाक्य संरचना गठन की अपनी व्यवस्था है। उदाहरण जैसे हिंदी वाक्य रचना में शब्दों का जो क्रम वह अंग्रेजी वाक्य रचना में नहीं होता। दोनों की अलग अलग व्यवस्था होती है साथियों, ठीक है। आगे अब यहाँ पर अगली बात आती है, वो है मित्रों, बहुत ज़बरदस्त बातें, इनको पढ़ना। आगे, भाव अभिव्यक्ति की दृष्टि से वाक्य यद्यपि भाषा की इकाई माना जाता है,
पर जब वाक्य से पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं हो पाती तो अनेक वाक्यों को मिलाकर अनुच्छेद का निर्माण करना पड़ता है। सही बात है। और एक या अनेक अनुच्छेदों से हम अपना पूरा आशय प्रकट करते हैं। इस प्रकार भाषा का आकार या ढांचा वृद्ध रूप धारण कर जाता है। ये आकार या ढांचा ही भाषा की व्यवस्था का परिचायक होता है। फिर आगे उपयुक्त विवरण के आधार पर हम कह सकते हैं कि भाषा विभिन्न पदों का क्रमबद्ध रूप है। भाषा विभिन्न पदों का एक क्रमबद्ध रूप है जिसमें पद परस्पर अन्वय और संबंध से युक्त रहते हैं। ध्वनि, शब्द, पद और फिर पदबंध, वाक्यांश, वाक्य और फिर अनुच्छेद, इन स्तरों पर भाषा की संरचना फैली रहती है क्रमबद्ध। इसी कारण भाषा को उपव्यवस्थाओं की व्यवस्था, सिस्टम ऑफ सबसिस्टम कहा जाता है। साथियों, बहुत तगड़ी बातें हैं, इनको पढ़ना और मैंने आपको पढ़ करके सुना दिया है। आगे फिर देखिए, यहाँ पर कुछ भाषा शास्त्रियों ने व्यवस्था के अंतर्गत व्यवस्था के आधार पर भाषा को परस्पर संबंध अवयवों से युक्त संश्लिष्ट व्यवस्था भी कहा है। परस्पर संबंध अवयवों से युक्त संश्लिष्ट व्यवस्था भी कहा है। ये परस्पर संबंध अवयव ध्वनि, शब्द, पदबंध, वाक्यांश और वाक्य आदि हो सकते हैं। परस्पर आगे भाषा के शब्दों से अर्थबोध होता है। भाषा के शब्दों से अर्थ का ज्ञान होता है। शब्दात्मक संरचना में अर्थ संरचना निहित रहती है। इसलिए भाषा को व्यवस्थाओं का संयुक्त रूप यानी कि इंटरलॉक्ड कहा जाता है। फिर है भाषा शिक्षण में हमें भाषा के इस संरचनात्मक या व्यवस्था पक्ष का भली भांति ध्यान रखना चाहिए और उसके विविध अवयवों में से किसी भी उपेक्षा नहीं करनी चाहिए, अन्यथा भाषा की अपेक्षित कुशलता प्राप्त हमें नहीं होगी। जैसा बताया गया है ये कंप्लीट हमें फॉलो करना चाहिए, नहीं तो ये क्या हो जाएगी, अपेक्षित कुशलता भाषा में प्राप्त नहीं होगी। अब भाषा प्रतीकों की व्यवस्था क्या होती है। अब दूसरी बात आती है, भाषा क्या है, प्रतीकों की एक व्यवस्था है। कैसे है भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है, कैसे, तो उसको हम लोग यहाँ पर पढ़ते हैं। देखो कैसे भाषा प्रतीकों की व्यवस्था है। शब्दों से भाषा का निर्माण होता है और ये शब्द किसी पदार्थ, भाव या विचार, अनुभूति आदि के ध्वन्यात्मक संकेत का प्रतीक हैं। शब्दों से भाषा का निर्माण होता है और ये शब्द किसी पदार्थ, भाव, विचार, अनुभूति आदि के ध्वन्यात्मक संकेत प्रतीक हैं। हम कह सकते हैं कि किसी वस्तु या विचार को प्रकट करने के लिए उनके प्रतीक रूप से शब्द का प्रयोग किया जाता है। सही बात है। फिर परस्परागत प्रचलन के कारण शब्द और तनिहित अर्थ यानी कि तत्संबंधी वस्तु, भाव या विचार इतने संयुक्त हो जाते हैं कि शब्द यानी कि प्रतीक मात्र को सुनते ही तत्संबंधी, उससे संबंधित वस्तु, भाव या विचार का प्रत्यक्षीकरण हमारे मन में होने लगता है। सही बात है, ये भी बिल्कुल सही कहा है भाई इसने। आगे देखो, फिर यहाँ पर बात आती है, फिर क्या बात आती है साथियों, मनसपटल यानी कि मनः पटल पर हो जाता है, मतलब माइंड में वो बात छप जाती है। आगे इन प्रतीकों के अभाव में सृष्टि के किसी भी पदार्थ या गोचर या अगोचर, जड़ या चेतन का प्रत्यक्षीकरण संभव नहीं है। देखिए, रूप नाम अधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना में तुलसीदास ने नाम का प्रयोग इन शब्द प्रतीकों के लिए ही किया है। ये प्रतीक किसी न किसी वस्तु के नामकरण ही तो हैं, जिनके माध्यम से एक व्यक्ति अपनी उत्तेजना को दूसरे व्यक्ति में संचारित करके प्रतिक्रिया उत्पन्न करने में समर्थ होता है। इन प्रतीकों को ही क्रमयो आयोजित करके हम अपना आशय प्रकट करते हैं। अतः भाषा को प्रतीकों की व्यवस्था कहा जाता है। तो ये लास्ट में जाके यही बात आती है कि भाषा को हम लोग प्रतीकों की व्यवस्था कहते हैं। ये प्रतीक मौखिक हैं। अब ये प्रतीक क्या है, मौखिक हैं। तो तीसरी बात को हम लोग समझेंगे, ये प्रतीक क्या है, मौखिक हैं। कैसे, देखो यहाँ पर ये प्रतीक मौखिक कैसे हैं, इस बात को हम लोग समझते हैं यहाँ पर। अब ये प्रतीक मौखिक कैसे है, देखो मौखिक कैसे है ये प्रतीक मौखिक कैसे हैं।
जिन प्रतीकों से भाषा का निर्माण होता है मूलतः वे मौखिक प्रतीक हैं। जिन प्रतीकों से भाषा का निर्माण होता है वो मूलतः मौखिक प्रतीक हैं। ये प्रतीक मनुष्य के मुख से निश्चित ध्वनि समूहों से निर्मित होते हैं। प्रतीक 3 प्रकार के हो सकते हैं: स्पर्श ग्राह्य, चोरों का परस्पर हाथ दबाकर संकेत करना, ताली बजाना आदि; चक्षुग्राह्य, चित्र, झंडा, ट्रैफिक लाइट, सिग्नल आदि; और श्रोतग्राह्य पर पलश्रीग्राह्य प्रतीक अर्थात मनुष्य के उच्चारण अवयवों से निश्रित ध्वनि समष्टि को ही भाषा की संज्ञा दी जा सकती है। इसलिए ये साथियों ढोल पीटना, बिगुल बजाना, घंटा बजाना, साइनर का सीटी आदि ध्वनि सर्वे होते हुए भी भाषा के अंतर्गत नहीं माने जाते। इसी प्रकार सांवेगिक ध्वनियाँ जैसे करहाना, रुदन, क्रंदन, हर्ष, विस्मय आदि का भी कोई प्रतीकात्मक मूल्य नहीं है, क्योंकि वे स्वयं से बाहर किसी वस्तु या विचार के प्रतीक नहीं है। ज़बरदस्त बातें हैं यार, मज़ा आ गया भाई। मतलब क्या इसमें से बाहर जाएगा मुझे तो कुछ नहीं लग रहा। सारी बातें लिख दी गई है साथियों आपके लिए। देखो यहाँ पर फिर इन्होंने कहा है भाषा के लिखित रूप मौखिक प्रतीकों का ही प्रतिनिधित्व करते हैं। जो भाषा के लिखित रूप है वो बोली गई बातों का ही प्रतिनिधित्व करता है। सही बात है, जो बोल रहे हैं उसी को ही प्रतीक रूप में, लिखित रूप में हम लोग लिख रहे हैं, तो उसका प्रतीक यानी कि मौखिक प्रतीकों का ही प्रतिनिधित्व करता है लिखित रूप। ठीक है, ये लिखित कर पुनः पठन एवं श्रवण प्रक्रिया के द्वारा मौखिक एवं श्रोतग्राह्य बन जाता है। फिर संसार के अनेक भाषाएं ऐसी हैं जिनका केवल मौखिक रूप है, लिखित रूप नहीं है। अतः भाषा के उच्चरित रूप ही उसका मूल रूप है। वस्तुतः भाषा शब्द स्वतः मनुष्य की वाचिक भाषा का घोतक है। भाषा विज्ञान में मुख्यतः वाचिक भाषा का अध्ययन और विश्लेषण होता है। अतः भाषा निश्चित रूप से उच्चारण सापेक्ष होती है, उच्चारण के अनुसार ही बोली जाती है। भाषाई प्रतीक यादृच्छिक हैं। अब यादृच्छिक कैसे है भैया, इसको समझ लेना आप लोग। यहाँ पर भाषा एक यादृच्छिक बताई गई है। अब यादृच्छिक क्या होता है इसको समझने वाला मैटर है। भाषा ही प्रतीक यादृच्छिक हैं। कैसे? भाषा में प्रयुक्त प्रतीक यानी कि शब्द सार्थक तो होते हैं, पर उनसे बोधित वस्तु, भाव या विचार यानी कि अर्थ से उनका कोई सहजता या ईश्वरीय संबंध नहीं होता। ये संबंध यादृच्छिक माना हुआ, यादृच्छिक का मतलब क्या है? माना हुआ होता है। समझ में आ गई? भाषा ही प्रतीक यादृच्छिक हैं, अर्थात भाषा ही जो प्रतीक हैं जिनको हम मानते हैं वो केवल माना हुआ रूप है। हमने मान लिया कि इसको इस तरह से बोलेंगे, इसकी इस तरह से आवाज़, इस तरह से साउंड, इस तरह से इसकी ध्वनि होगी, ये हमने मान लिया है। शब्द और अर्थ में कोई तर्क संगत संबंध नहीं है, पर यह सही है कि शब्द और अर्थ का संबंध तर्क और विवेक पर आधारित न होने पर भी प्रयोग, व्यवहार एवं दीर्घकालीन प्रचलन के कारण इतना प्रगाढ़ हो जाता है कि वह सहजात या स्वाभाविक लगने लगता है। वस्तुतः भाषा के प्रतीक या ध्वनि संकेत रूढ़ अर्थ विशेष में प्रसिद्ध होते हैं। यह रूढ़ी परंपरागत प्रचलन से बन जाती है। फिर शब्द और अर्थ का रूढ़ अर्थ हम बिना तर्क या कारण मानने चले जाते हैं। तभी तो तुलसीदास ने कहा है, गिरा अरत जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न लिखा है। पर यह स्पष्ट रूप से समझ लेना चाहिए कि शब्द और अर्थ का संबंध यादृच्छिक ही है, माना हुआ ही है। यह संबंध यदि सहजात, स्वाभाविक या तर्क सम्मत होता तो सभी भाषाओं में एक वस्तु या भाव विचार के लिए एक ही प्रतीक शब्द का प्रयोग होता, पर ऐसा नहीं है। एक ही पशु के लिए विभिन्न भाषाओं में विभिन्न शब्द हैं। कुत्ते सारे संसार में प्राय एक सा भौंकते हैं, पर या घोड़े एक सा हिनहिनाते हैं, पर कुत्ते के भौंकने और घोड़े के हिनहिनाने के लिए भिन्न भिन्न भाषाओं में भिन्न भिन्न ध्वनि संकेतों का प्रचलन है। यदि ये प्रतीक यानी कि शब्द किसी विशिष्ट अर्थ के लिए माने जाते हुए अथवा यादृच्छिक नहीं होते तो संसार की सभी भाषाएं प्राय एक सी होती। तो कुल मिला के बात यह है कि हमने यहाँ पर जो चीज़ें थी उनको माना है, यादृच्छिक हैं, हमने जिसके भी अर्थ को है वो माना है कुल मिला के बात। इसलिए सभी भाषाओं में एक ही बात के लिए अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है।
भाषा समाज सापेक्ष है। भाषा क्या है, अब यहाँ पर भाषा को क्या बताया गया है, समाज सापेक्ष बताया गया है साथियों। कैसे बताया गया है, देखो भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, समाज में ही उसका उद्भव, पल्लवन और विकास होता है, विस्तार, पल्लवन विस्तार होता है। यद्यपि समाज शास्त्रियों में आज भी यह विवाद बना हुआ है कि सामाजिक विचार विनिमय की आवश्यकता ने भाषा को जन्म दिया। उन्होंने कहा है कि सामाजिक विचार विनिमय की आवश्यकता ने ही भाषा को जन्म दिया है, अथवा भाषा की उत्पत्ति समाज निर्माण का पथ प्रशस्त किया है। शायद दोनों ही विचार सही है, पर इतना तो निर्विवाद है कि व्यक्ति समाज से ही भाषा सीखता है और भाषा द्वारा ही वो समाज से संबंध स्थापित करता है। बिल्कुल सही बात है, व्यक्ति समाज से ही भाषा को सीखता है और भाषा के द्वारा ही समाज से संबंध स्थापित करता है। अतः सामाजिक सहयोग का आधार जो मानी गई है वो भाषा ही मानी गई है साथियों। तो ये 5 बातें जो थी उन्हें हमने स्पष्ट किया है, और जो भी मुख्य बातें इनमें आए उनको आप नोट कीजिए अपनी कॉपी में। वैसे तो इनमें कोई ऐसी बात नहीं है, मैं अंडरलाइन भी कर देता हूँ जो मुझे लगता है। अब यहाँ पर आती है भाषा की सामान्य विशेषताएं। ये देखो सामान्य विशेषताएं, मैंने पॉइंट देख करके उसकी डिटेल लिख दी। वैसे तो ऐसे भी समझाई जा सकती है, लेकिन हमें पढ़ना है, हमें पढ़ना है, बार बार पढ़ना है साथियों। इससे बेस्ट जो नोट्स हैं वो आपको नहीं मिलेंगे, ये दावा देता हूँ मैं। बस पढ़ने वाला होना चाहिए, क्योंकि देखो इतने डिटेल से नोट्स हैं ना, हर किसी के वश का काम नहीं है। मैं फिर बोल देता हूँ, हर किसी के वश का काम नहीं है। बहुत सारे आएंगे, बहुत सारे देख करके चले जाएंगे, मुझे पता है, लेकिन जो डिटेल नोट्स होते हैं ना साथियों, नहीं मिलते हैं, हर जगह नहीं मिलते हैं, ये चीज़ें नहीं मिलती है। आप लोग बस पॉइंट लिखा दिया बता दिया, पॉइंट लिखा दिया बता दिया, क्या इतना याद रह जाता है? नहीं। तो इसलिए इस चीज़ को ज़रूर बार बार पढ़ना, यही याद रहेगी। मैं आपको फिर बता देता हूँ साथियों, ठीक है। चलिए देखो भाषा की अब सामान्य विशेषताएं क्या क्या हैं। भाषा की सामान्य विशेषताएं क्या क्या है, देखो भाषा के प्रकृति संबंधी उपयुक्त विशेषताओं के साथ साथ भाषा की कतिपय सामान्य विशेषताएं भी विचारणीय। पहले हमने 5 विशेषताएं भाषा की जो मुख्य विशेषताएं थी वो देखी। अब हम लोग सामान्य विशेषताएं देखते हैं, क्योंकि उनका ध्यान रखकर ही हम भाषा शिक्षण अधिक तर्क सम्मत, वैज्ञानिक और प्रभावपूर्ण बना सकते हैं। संक्षेप में ये विशेषताएं थोड़ी बहुत यहाँ पर दी हुई है, आप इनको याद रखना। वैसे पढ़ी हुई चीज़ें ही हैं। देखो भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक नहीं है। देखो कोई भी बच्चा होता है वो भाषा को सीख करके नहीं आता है, नहीं आता ना। जब बच्चा पैदा होता है तो भाषा को सीख करके बिल्कुल नहीं आता है, तो भाषा को आकर के समाज में सीखता है, भाषा को आकर के समाज में सीखता है। इसलिए उसको क्या कहा गया, भाषा एक अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है, ठीक है। पैतृक का मतलब पिताजी ने कोई ज़मीन बसाई हो ऐसा नहीं है, या उसने कोई बसाई हो ऐसा नहीं है साथियों। वो अर्जित करता है, उस ज्ञान को लेता है समाज से। तो यही बात बताई गई है। देखो भाषा एक अर्जित संपत्ति, मानव शिशु माँ के उदर से कोई सीख कर नहीं आता, बल्कि जिन भाषा भाषियों के बीच उसका जन्म होता है, उसका पालन पोषण होता है, और जो भाषा उसे सुनने को मिलती है वही भाषा वो सीख लेता है। वो अपने पारिवारिक, एक किसी व्यक्ति को, आप यहाँ पैदा होने वाले बच्चे को अमेरिका में छोड़ दो, वो उसी लैंग्वेज को सीख लेगा, क्योंकि वो अर्जित संपत्ति है भाई, ठीक है। पारिवारिक, वह अपने पारिवारिक एवं सामाजिक वातावरण से ही भाषा सीखता है। तो याद रखना, वो पारिवारिक और सामाजिक वातावरण से ही भाषा को सीखता है। भाषा सीखने की यह प्रक्रिया इतनी साहजिक और अनायास रूप में होती है कि लोगों को यह भ्रम हो जाता है कि शिशु अपने माता पिता से उत्तराधिकार रूप में उनकी भाषा भी प्राप्त कर लेता है, पर यह मिथ्या धारणा है साथियों। यदि हिंदी भाषी प्रदेश में शिशु को पैदा होने के बाद ही किसी अन्य भाषा भाषी क्षेत्र में भेज दिया जाए तो वह हिंदी न अर्जित कर उसी अन्य भाषा को ही अर्जित कर लेगा। यदि शिशु को मानव समुदाय से ही अलग रखा जाए तो वह कोई भाषा नहीं सीख पाएगा। अतः बालक जिस समुदाय में रहता है उस समुदाय भाषा को ही वह अर्जित कर लेता है। कुल मिला के बात यह है कि भाषा अर्जित है, पैतृक नहीं है, ठीक है। और ये इसकी व्याख्या, इसका एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया है, नहीं मिलेगा आपको कहीं भी, गारंटी है मेरे। जो इनको पढ़ लेगा वो आराम से हर
ऐसे नहीं है कि छोटी मोटी चीज़ें हैं, हर चीज़ को एक्सप्लेन किया गया है। इसलिए डिटेल नोट्स हैं और डिटेल नोट्स पढ़ने वाला ही पढ़ता है, हर किसी के बस का काम नहीं है। मैं फिर बता देता हूँ यहाँ पर, इसलिए बहुत सारे आएंगे और भग जाएंगे। देखो, भाषा आद्यंत सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल सही बात है। समाज के माध्यम से हमें भाषा का ज्ञान प्राप्त होता है। आद्यंत सामाजिक प्रक्रिया है भाई भाषा। जैसे कैसे ये लिखा जा चुका है कि भाषा एक सामाजिक प्रक्रिया है, बिल्कुल 100%। समाज में पैदा होता है कोई भी बच्चा और समाज के माध्यम से ही भाषा को सीखता है, उसमें रहता है वो, इसलिए तो भाषा को सीखता है। ठीक है, भाषा का जन्म और विकास, अर्जन और प्रयोग सब कुछ समाज सापेक्ष है। ये 100% इस बात को ध्यान रख लेना, ठीक है ना भाई, ये ध्यान रखना ही है आप लोगों को। फिर आगे देखो, यहाँ तक कि हम अकेले में जिस भाषा के माध्यम से सोचते हैं वो भी समाज सापेक्ष है। मनुष्य स्वतः सामाजिक प्राणी है और भाषा उसकी प्रकृति है, अतः भाषा पूर्णतः आद्यंत समाज की ही वस्तु है। भाषा पूर्णतः आद्यंत समाज की वस्तु है, इस बात का 100% याद रखना है आपको। आगे फिर भाषा अनुकरण जन्य प्रक्रिया है। भाषा अनुकरण से भी सीखी जाती है, सही बात है। भाषा हम अनुकरण द्वारा ही सीखते हैं। शिशु क्या करता है, माता पिता भाई बहन आदि से भाषा का व्यवहार सुन सुनकर स्वयं बोलने का प्रयास करता है। प्रसिद्ध दार्शनिक अरस्तु के शब्दों में अनुकरण मनुष्य का सबसे बड़ा स्वाभाविक गुण है। भाषा सीखने में मनुष्य इसी गुण का उपयोग करता है, अरस्तु ने कहा है। फिर आगे बात कही गई है, भाषा परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उत्पन्न नहीं कर सकता। भाषा परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है लेकिन उत्पन्न उसको नहीं कर सकता। अगर आप बोलोगे तो मैं इनको कंटिन्यू रखूँगा, नहीं तो नहीं रखूँगा, ठीक है। तो भाषा परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन करता है और उत्पन्न उसे नहीं करता है। तो ये पॉइंट भी अगर याद रह जाएंगे ना आपको तो भी कोई समस्या नहीं है, क्योंकि वहाँ पर आ जाता है भाषा से आप क्या समझते हैं, इनमें से भाषा के लिए कौन सी बात सही है या उपयुक्त है या सही नहीं है, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो भाषा परंपरा से चली आ रही है, परंपरागत है, व्यक्ति उस परंपरागत भाषा का ही समाज में रहकर अर्जन करता है। व्यक्ति भाषा को जन्म नहीं दे सकता, ठीक है, पर प्रचलित भाषा को अर्जित कर उसके विकास में योगदान दे सकता है। ये बात सही है। भाषा का अस्तित्व तो समाज और परंपरा से ही संभव है, समाज और परंपरा से ही भाषा का अस्तित्व संभव है मित्रों, ठीक है। अगली बात क्या आती है, भाषा सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है। सबसे इम्पोर्टेंट है, भाषा एक परिवर्तनशील है। भाषा सतत है, लगातार चलने वाली है। परिवर्तन, भाषा एक लगातार परिवर्तनशील प्रक्रिया है। भाषा में बहुत सारे परिवर्तन होते रहते हैं, ठीक है, और ये लगातार चलने वाली प्रक्रिया है, जो परिवर्तन होगा ही होगा साथियों, ठीक है। देखो यहाँ पर अनुकरण द्वारा ही हम भाषा सीखते हैं और यह प्रक्रिया ही भाषा की परिवर्तनशीलता का या दूसरे शब्दों में विकासशीलता का एक प्रमुख कारण है। अनुकरण द्वारा ही भाषा को सीखा जाता है, अनुकरण द्वारा ही हम भाषा को सीखते हैं और ये जो प्रक्रिया है वो भाषा की एक परिवर्तनशीलता का या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं विकासशीलता का एक बहुत बड़ा कारण माना गया है। तो भाषा एक सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया होती है। अनुकरण की कला में बहुत सिद्धहस्त होने पर भी किसी वस्तु का पूर्ण एवं अविकृत अनुकरण होना संभव नहीं है। अनुकृत वस्तु मूल से कुछ न कुछ भिन्न होती है। अनुकरणीय व्यक्ति से अनुकरणकर्ता के शारीरिक और मानसिक गठन की भिन्नता ही अनुकरण की क्रिया में भिन्नता ला देती है और भाषा में परिवर्तन हो जाता है। फिर आगे, इस अनुकरण के अतिरिक्त प्रयोग में घिसने तथा बाह्य प्रभावों जैसे अन्य भाषा भाषियों के संपर्क में उनकी भाषाओं के प्रभाव से भी भाषा में परिवर्तन हो जाता है। अगर दूसरे भाषा के लोगों के प्रभाव में आते हैं तो उसकी भाषा में परिवर्तन हो सकता है दूसरे के व्यक्ति के। आगे, भाषाई परिवर्तन ध्वनियों, शब्दों, पदबंधों और वाक्य रचनाओं आदि सभी स्तरों पर हो सकता है, पर ये परिवर्तन
इतने परोक्ष, इतना अप्रत्यक्ष होता है, इतना परोक्ष यानी कितना अप्रत्यक्ष रूप से, और इतने शने शने होते हैं कि पता उनका तत्काल नहीं चलता। आज के हिंदी शब्द भंडार तथा उसकी संरचनाओं की तुलना यदि हम 100-200 वर्ष पूर्व के हिंदी से करें तो अपने आप इस परिवर्तन को देख सकते हैं। भाषा के शिक्षक को भाषा के इन परिवर्तनों तथा नव्यागत प्रयोगों के प्रति सदा रुक रहना चाहिए और शिक्षण के समय यथा प्रसंग उनका परिचय छात्रों को भी जागरूक रहना चाहिए अर्थात छात्रों को भी जागरूक करना चाहिए। तो भाषा के शिक्षक का काम है, जो भी परिवर्तन भाषा में होता है, देखा जाता है, तो छात्रों को भी इसका हमें ज्ञान देना चाहिए। ठीक है साथियों, तो अभी तो ये थोड़ा सा है टॉपिक, इसको हम लोग पूरा कर लेते हैं। अभी हम लोग कहाँ पर आ गए हैं? 7वें। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है साथियों, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। देखो तो छठा यहाँ पर पॉइंट आता है, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। ये बात बहुत तगड़ी बताई गई है, भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है। भाषा की सतत परिवर्तनशीलता ही इस तथ्य का परिचायक है कि उसका कोई अंतिम रूप नहीं होता। भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं है, वो बदलाव, वो परिवर्तन उसमें होता रहता है, इसलिए एक अंतिम स्थिति पर नहीं पहुंचा जा सकता। उसमें चेंजेज होते रहते हैं, वो बदलती रहती है, नए नए शब्दों का उसमें आयोजन होता है, नए नए शब्द उसमें जुड़ते हैं, पुराने शब्द जो अच्छे नहीं हैं उनको हटा दिया जाता है। लैंग्वेज परिवर्तनशील है, बदलती रहती है, सतत प्रक्रिया है ये। ठीक है साथियों, आगे बोलचाल में नहीं, जिन्हें हम मातृभाषा कहते हैं उनका तो अंतिम रूप निश्चित है, पर जीवित भाषाओं परिवर्तन असंभावी है। बोलचाल की भाषा यथावत नहीं रह सकती, उसका विकास होता रहता है, उसके अभिव्यक्ति के रूप प्रकार बदलते रहते हैं। जीवंत भाषा का यही लक्षण है, बदलना ही उस भाषा का यही लक्षण है। अगला यहाँ पर पॉइंट है, प्रत्येक भाषा की संरचना दूसरी भाषा से भिन्न रहती है, यानी कि प्रत्येक भाषा की संरचना जो है दूसरी भाषा से क्या होती है? भिन्न होती है। सिंपल सी बात है, हर भाषा की संरचना अलग अलग भाषाओं से अलग अलग ही महसूस की गई है, यानी कि अंग्रेजी की संरचना हिंदी से अलग है, संस्कृत की संरचना हिंदी से अलग है, तो भाषाओं की जो संरचना है वो एक दूसरे से अलग अलग ही होती है। तो इसको वैसे भी हम किन्हीं दो भाषाओं की संरचना पूर्णतः एक समान नहीं हो सकती। ध्वनि, शब्द रूप, वाक्य, अर्थ आदि दृष्टियों से किसी एक अनेक स्तरों पर भाषा का ढांचा दूसरी भाषा के ढांचे से भिन्न ही होता है। सिंपल सी बात यहाँ पर हम लोग ये समझ लेते हैं। फिर अगला पॉइंट यहाँ पर आता है मेरे साथियों, 8वें नंबर का पॉइंट क्या कहता है? ये पॉइंट कहता है, बहुत सिंपल पॉइंट है, आप इनको डायरेक्ट भी समझ सकते हो। भाषा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर प्रवाहित होती है। भाषा को कठिनता से सरलता की ओर ले जाया जाता है। कैसे? भाषाओं के विकास पर यदि हम दृष्टिपात करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भाषा कठिनता से सरलता की ओर प्रवाहित होती है। यह मानव स्वभाव है कि वह कम से कम प्रयत्न में अधिक से अधिक उपलब्धि चाहता है और इस स्वभाव के अनुसार वह भाषा के प्रयोग में भी सरलता की ओर उन्मुख रहता है। विकास क्रम में यह सरलता ध्वनियों के उच्चारण, शब्द, पद रचना, अर्थ, व्यंजना आदि सभी क्षेत्रों में परिलक्षित होती है। मुहावरों और सूक्तियों का प्रयोग इसी दृष्टि से प्रचलित होता है जिससे कम से कम शब्दों में अधिकाधिक आशय प्रकट किया जा सके। तो भाषा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर हम लोग ले जाते। सबसे पहले उसे कठिन ही लगेगी, कोई भी बात सिखाओगे तो कठिन ही लगेगी ना भाई, धीरे धीरे उसको सरल लगने लग जाती है। तो इसलिए कहा गया है कठिनता से सरलता की ओर ले जाया जाता है। अब यहाँ पर बात आती है, भाषा स्थूल से सूक्ष्म और अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर विकसित होती है। भैया ये पॉइंट याद रखना, भाषा को कठिनता से सरलता की ओर सीखा जाता है, भाषा को जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर, अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर विकसित होती हुई देखी जाती है। भाषा को, भाषा अपनी पारंपरिक अवस्था में स्थूल वस्तुओं, घटनाओं आदि के अभिव्यक्ति में ही सक्षम रहती है, पर उत्तरोत्तर सूक्ष्म भावों, विचारों, अभिव्यक्तियों का प्रकाशन में भी समर्थ हो जाती है। तो ये सारी बातें हम आसानी से ध्यान दे सकते हैं। ठीक है, अगला पॉइंट आता है यहाँ पर, भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर विकसित होती है। अब भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर कैसे विकसित होती है, सुनिए। आधुनिक भाषाओं के इतिहास एवं कर्मोत्तर विकास के शास्त्रीय अध्ययन से सिद्ध होता है कि भाषा संयोग से वियोग की ओर अग्रसर होती है।
संयोग अवस्था का अर्थ है शब्दांशों या शब्दों का संयुक्त रूप, यानी कि शब्दांशों को जोड़ना, तो ये संयोग अवस्था हो गई। फिर उनको तोड़ना, ये वियोग अवस्था हो गई। बस यहाँ पर इतना ही सीखना है। उदाहरणतः संस्कृत संयोग अवस्था की भाषा है, वो सारे शब्द जुड़े हुए होते हैं, ठीक है, क्योंकि उसमें क्रियाएं संयुक्त रूप से प्रयुक्त होती हैं, विभक्ति भी शब्द में ही संयुक्त रहती है। हिंदी में विभक्ति शब्द से वियुक्त हो जाती है, क्रिया का रूप भी युक्त अवस्था में है। गच्छति में संयोग अवस्था का रूप हिंदी में जाता है, वियोग अवस्था का उदाहरण है। तो संस्कृत में संयोग अवस्था और हिंदी में उस वियोग अवस्था में हो जाती है। प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है, बिल्कुल सिंपल सी बात है। प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप देखा जाता है साथियों। तो प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप भी देखा जाता है। कैसे होता है? प्रत्येक भाषा का एक मानक रूप होता है, वो सिंपल सी बात बताई गई है। भाषा के प्रयोग में हम अनेक विभिन्नताएं पाते हैं। विशेषतः एक विशाल भूखंड में प्रयुक्त होने वाली भाषा के प्रयोग में भिन्नताएं आ जाना और स्वाभाविक हैं। वो देखो, भारत में भिन्नताएं आना स्वाभाविक है। अलग अलग जगह पर हिंदी को किस तरह से लोग कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी बोलियाँ बोल देते हैं, भाषा भी बोल देते हैं, तो ये विभिन्नताएं देखी जाती हैं। तो प्रत्येक भाषा का एक अलग अलग मानक रूप बनाया गया है, ये बात भी ध्यान देना। हिंदी एक विशाल भूखंड में प्रचलित भाषा है और इस कारण विभिन्न भागों में उसकी ध्वनियों के उच्चारण में, शब्द एवं रूप रचना तथा अंतिम रूप में नहीं बल्कि वाक्य संरचनाओं में भी अंतर पाया जाता है। किंतु भाषा शिक्षण की दृष्टि से ये विशेष रूप से ध्यान देने की बात है कि भाषा का एक मानक रूप होता है और हमें सदा इस मानक रूप का ही प्रयोग करना चाहिए। स्थानीय उपभाषाओं के प्रयोग के कारण ही उपयुक्त अंतर हमें देखने को मिलता है। वहाँ की स्थानीय उपभाषाएं हैं, इस वजह से हमें वो अंतर बोलने में, उच्चारण में देखने को मिलता है, लेकिन हर भाषा का एक मानक रूप होता है। अतः हिंदी की शिक्षा प्रदान करते समय उन स्थानीय प्रभावों एवं अंतरों को दूर करने तथा मानक रूप का प्रयोग करने का आग्रह ही हमें अपेक्षित रखना चाहिए। तो साथियों, इस तरह से ये भाषा की पूरी विशेषताएं हमें बताई गई है। तो कौन कौन सी विशेषताएं हैं, एक बार हम लोग पॉइंट को जान लेते हैं। तो सबसे पहले क्या बताई गई है? सबसे पहले बताई गई है भाषा अर्जित संपत्ति है, पैतृक संपत्ति नहीं है। दूसरी विशेषता क्या है? भाषा आद्यंत सामाजिक प्रक्रिया होती है। भाषा आद्यंत कौन सी प्रक्रिया होती है? सामाजिक प्रक्रिया होती है। तीसरी बात क्या बताई है? भाषा अनुकरण जन्य है, भाषा को अनुकरण से सीखा जाता है। चौथी बात है भाषा परंपरागत है, व्यक्ति उसका अर्जन कर सकता है, उत्पन्न उसे नहीं कर सकता। फिर बताई गई है भाषा सतत परिवर्तनशील प्रक्रिया है। फिर बताया गया है साथियों हमें भाषा का कोई अंतिम रूप नहीं होता है, बिल्कुल सही है। फिर बताया गया है भाषा की संरचना दूसरी भाषा से भिन्न होती है, बिल्कुल सही है। फिर आगे है भाषा स्वभावतः कठिनता से सरलता की ओर प्रभावित होती है, कठिनता से सरलता की ओर। याद रखना, भाषा जो है स्थूल से सूक्ष्म की ओर और अपरिपक्वता से परिपक्वता की ओर विकसित होती है। भाषा संयोग अवस्था से वियोग अवस्था की ओर विकसित होती है। मैंने पढ़ा दिया है इनके बारे में सब। फिर देखो भाषा का एक मानक रूप भी होता है। तो साथियों, इस तरह से हमने ये आज जो पॉइंट पढ़ा है, ये सबसे भाषा का एक बेसिक हम लोगों ने काम किया है। तो ये भाषा का बेसिक हमने आज तैयार किया है साथियों, इसे ज़रूर पढ़ना, क्योंकि आपको ये मामला थोड़ा लगेगा तो सही, करे यार क्या कितनी डिटेल है, ये थोड़ी सी आपको कठिनाई आ सकती है, लेकिन जिस बंदे ने इस डिटेल से पढ़ लिया ना, वो बंदा कहीं भी भटकने की उसको जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आज हमने भाषा के स्वरूप, प्रकृति और विशेषताओं के बारे में जाना है और सब कुछ जान लिया, ठीक है। और जो अगला टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे साथियों, नोट्स बना लेना आप लोग। अगला टॉपिक हम लोग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, तो वो टॉपिक आएगा हमारा सिंपल टॉपिक। अब थोड़ी सी चीज़ें जो है ना वो क्लियर हो जाएगी। अब अगला टॉपिक आएगा यहाँ पर भाषा का उद्गम एवं राजभाषा। भाषा का उद्गम एवं राजभाषा जो अगला टॉपिक होगा, जिसे हम लोग पढ़ेंगे अगले क्लास में। साथियों, अच्छा लगे कि सर बहुत तगड़े नोट्स हैं, हम नोट्स बना रहे हैं, तो ये चीज़ें आपको मुझे कमेंट करके बतानी है।
ठीक है साथियों, मेरी मेहनत आप लोगों को ही आगे लेके जाएगी और आप लोगों का प्यार और आप लोगों की मेहनत मुझे आगे लेके जाएगी। तो चलिए मिलकर हाथ बटाना। तो ये साथियों, क्योंकि कहा जाता है कि हमने तो चलना ही ठोकरों से सीखा है, हमने तो चलना ही ठोकरों से सीखा है, हमें कौन गिराएगा। तो सिंपल बात है कि हमें कौन गिराएगा, क्योंकि हमने चलना ही ठोकरों से सीखा है। तो ज़बरदस्त बात है साथियों, हमें कोई गिराने वाला नहीं है, क्योंकि हम तो वैसे ही गिरे गिराए हैं। चलना ही हमने तो ठोकर खा के सीखा है साहब, हमें कौन गिराएगा। तो प्यार और मोहब्बत इसी तरह से जताते रहिए साथियों, और कमेंट ज़रूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू।